स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th। अब आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शन, ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था और मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि रिलेशंस एंड फंक्शन ये जो टॉपिक है आपका, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब एक पार्ट तो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं और उसका सेकेंड पार्ट हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो भी रिलेशन एंड फंक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ा है, उससे आगे का पार्ट अब हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। सो इसलिए पहले थोड़ा सा पार्ट हम क्लास 11th का डिस्कस करेंगे ताकि इन दोनों टॉपिक्स के बीच में मैं आपको कनेक्ट कर पाऊँ। सो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास 11th में बताया था कि रिलेशंस एंड फंक्शंस को हम मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से क्लियर है तो आपको उसके बाद रिलेशन मतलब सेकंड पार्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सिमिलरली अगर आपको कार्टेशियन और रिलेशन क्लियर है तो दैट मीन्स जो आपका थर्ड पार्ट है फंक्शंस, आपको उसको भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है द कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ordered pairs of elements from A and B। अब देखो ये क्या है डेफिनेशन। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सो A क्रॉस B, अब इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो ए क्रॉस बी है क्या? ए क्रॉस बी क्या है? एक सेट है जिसमें क्या है, एलिमेंट्स कैसे हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब ऐसे ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये एक सेट है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब देखो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो सपोज ए कोई सेट ले लो आप 1,2 एंड बी कोई सेट ले लो आप 3,4। सपोज़ आपको इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है 1 ए क्रॉस बी, तो कैसे लिखेंगे? अब ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनेंगे? 1 को पहले आप रिलेट करोगे 3 के साथ, 1,3, 1 को फिर 4 के साथ, 2 को फिर 3 के साथ और 2 को फिर 4 के साथ। तो इस तरह से हम किसी भी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इनको ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप ध्यान से देखो, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर का हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 2 2, ये किससे आ रहा है? ए से। और जो भी सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है? बी से। 3 4 3 4। अब चाहो तो एक एग्जांपल और कर सकते हो। सपोज ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है। अगर मुझे बी क्रॉस ए फाइंड करना हो, बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए अगर मुझे फाइंड करना है, अब देखो पहले बी आएगा। अब 3 को मैं किससे रिलेट करूँगा? 1 से, 3 को 2 से, 4 को 1 से और 4 को 2 से। सो अब देख लो आपके सामने ही है। अब हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कैसा है? 3 कहाँ से आ रहा है? बी से। 3 कहाँ से आ रहा है? बी से। 4 कहाँ से आ रहा है? बी से। 4 कहाँ से आ रहा है? बी से। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा फर्स्ट सेट से होगा। अब फर्स्ट सेट कौन सा है? हमारा बी। और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा? हमारा सेकंड सेट से, क्योंकि वो कौन सा है? हमारा ए। सो 1 कहाँ से आ रहा है? ए से। 2 कहाँ से आ रहा है? ए से। 1 ए से। 2 कहाँ से आ रहा है? ए से। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम बात करेंगे रिलेशंस की। सो रिलेशंस। अब देखो रिलेशन वर्ड का मतलब क्या है। अब आपको पता है कि रियल लाइफ में भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, जैसे ए इज़ फादर ऑफ बी। अब इसमें क्लियरली मेंशन है कि ए क्या है? फादर ऑफ बी। अब ये क्या है? एक रिलेशन इन रियल लाइफ। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ सी इज़ ब्रदर ऑफ डी,
अब ये भी एक रिलेशन है इन रियल लाइफ। अब देखो यहाँ से हमें एक बात क्लियर है कि कोई भी रिलेशन बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स या 2 पर्सन या 2 थिंग्स चाहिए ताकि हम उन दोनों के बीच में रिलेशन बना सके। अब देखो जिस तरह से रियल लाइफ में रिलेशंस होते हैं, सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी रिलेशंस होते हैं। देखो कैसे, अगर मैं लिखूँ x लेस देन y, अब ये क्या है, रिलेशन इन मैथ, मतलब कि जो x हमेशा क्या होगा, y से छोटा। अब ये भी क्या है, एक रिलेशन है। अब सिमिलरली एक और रिलेशन लिखते हैं, y इज़ इक्वल टू x प्लस 1। अब ये भी क्या है, रिलेशन इन मैथ्स। इसमें क्या हो रहा है कि x में जब भी हम 1 ऐड करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, y के। अब सिमिलरली एक और रिलेशन लिखते हैं, जैसे y ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब ये भी क्या है, रिलेशन इन मैथ्स। अब इसमें क्या है, y हमेशा x से बड़ा है या उसके इक्वल है। सो इस तरह से हम रिलेशन वर्ड को मैथ्स में यूज़ करेंगे। अब ये तो हो गए रिलेशन की इंट्रो, बट एक्चुअल में रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, पहले उसको लिखेंगे फिर उसको अच्छे से समझेंगे। अब देखो रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product A क्रॉस B। अब ये हमारी क्या है, डेफिनेशन। अब आपके सामने ही है, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो इसलिए पहले रिलेशंस को करवाने से पहले मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब देखो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अब रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट टू नॉन एम्प्टी सेट B, इसका क्या मतलब है कि R फ्रॉम A टू B, इसको ऐसे लिखते हैं कि रिलेशन है A टू B विच इम्प्लाइज इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसको ऐसे लिखेंगे हम। इसमें क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि ये सबसेट है A क्रॉस B का, और उसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। सो यहाँ पर क्या होगा, A हैज़ सम रिलेशन विद B, A का रिलेशन होगा विद B। वो रिलेशन कोई भी हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस, माइनस, डिवाइड, कुछ भी हो सकता है। वेयर A आपको पता ही है कहाँ से आएगा, A से, और B कहाँ से आएगा, B से, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। और ये जो R है हमारा, ये क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब ये हमारी क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन। अब देखो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर आपको रिलेशन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी तो इसके बाद हम क्लास 12th में टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिस्कस करेंगे। अब देखो कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू 1, 2 एंड B इज इक्वल टू 3, 4। ठीक है जी। अब ऐसा करो, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दो, वो आपको लिखनी आती है। 1 पेयर बनाएगा 3 के साथ, 1 पेयर बनाएगा 4 के साथ, फिर 2 3 के साथ, 2 4 के साथ। तो ये तो हमारी होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, R1। ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको रिलेशन में एलिमेंट्स कैसे आते हैं वो लिखने आ जाएं। अब देखो सपोज ये कोई रिलेशन है, A लेस देन B। अब देखो इसमें मुझे आपको एक बात समझानी है, एक तो मैं आपको रिलेशन को एक्सप्लेन कर दूंगा, और दूसरा इन्हीं एग्जांपल से मैं आपको क्लास 12 से डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा। अब देखो कैसे। अब देखो A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, ये मैंने रिलेशन की डेफिनेशन लिख दी। अब इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे। अब देखो रिलेशन कैसे है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम हमेशा फर्स्ट एलिमेंट रीड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा है तो रिलेशन बन जाएगा। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट 3 मतलब 1, 3, ये सही है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा है,
फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा है। अब इसके अलावा कोई भी और एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। अब एक और रिलेशन की बात करते हैं, R2। अब देखो वो कैसा है, A, B, B is equal to A plus 2 where A belongs to A and B belongs to B। अब देखो इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे। सो B इज इक्वल टू A प्लस 2। अब A कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। सो A की वैल्यू आप 1 सपोज कर लो, तो B कितना आएगा 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3। सो यहाँ पर 1,3 बिलोंग्स टू R2। सिमिलरली अगर A की वैल्यू सेकंड कितनी आएगी 2, सो 2 प्लस 2, सो 4 भी B को बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स 2,4। अब इसके अलावा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता क्योंकि A की दो ही वैल्यूज़ हैं 1 और 2। सो 1,3, 2,4। तो हमारे रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स, 1,3, 2,4। अब एक और लास्ट रिलेशन की बात करते हैं, R3। अब देखो ये कैसा होगा, A, B ऑर्डर्ड पेयर्स, A is greater than B where A belongs to A and B belongs to B। अब देखो यहाँ पर रिलेशन कैसे बनेगा कि A जो है वो B से बड़ा है। अब आपके सामने ही है, यहाँ पर A B से बड़ा है, नो। 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 मतलब इस रिलेशन में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और आपको पता है इसको हम फाई भी लिख सकते हैं। फाई मतलब एम्प्टी, और इसको ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी। सो अब देखो मुझे आपको क्या समझाना है। अब देखो आपने ध्यान से देखा होगा कि R1 किसके इक्वल है, A क्रॉस B के। आपके सामने ही है, R1 बिल्कुल A क्रॉस B के बिल्कुल जैसा है, मतलब वो बिल्कुल उसके इक्वल है। अब R2 का ध्यान से देखो, 1,3 यहाँ पर है, 2,4 यहाँ पर है, मतलब R2 जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, क्योंकि R2 का हर एक एलिमेंट A क्रॉस B में है। अब सिमिलरली एम्प्टी, R3 क्या है, एम्प्टी। और आपको पता है R3 मतलब फाई, और फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। मतलब मैं कोई सा भी रिलेशन लूँ वो हमेशा क्या बन रहा है, मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो यही बात मेनली बात मैंने आपको समझानी थी कि जो रिलेशन है हमारा वो क्या है, सबसेट है A क्रॉस B का। अब देखो एक और बात, अब मैं इसको क्लास 12 से कैसे कनेक्ट करूँगा। अब आपको एक और बात पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ रिलेशंस। हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं फ्रॉम A टू B। अब इसका क्या फॉर्मूला है, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अब आपके सामने ही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। सो 2 रेज़ टू पावर 4 दैट मीन्स 16 रिलेशंस। अब आपके सामने ही है, ये हमारे पास बहुत छोटा सा सेट है, दोनों छोटे से सेट हैं, और इससे हम 16 रिलेशंस बना सकते हैं। और अगर हम A में एलिमेंट्स इंक्रीज़ करते जाएंगे और B में एलिमेंट्स इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हम बहुत सारे रिलेशंस बना सकते हैं। और क्लास 12th में हम मेनली टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब ये जो टॉपिक है ये हमारा मेनली क्लास 12th का टॉपिक है। इससे पहले हमने जो भी किया वो क्लास 11th का पार्ट था। अब देखो मैंने आपको बोला था कि मैं सेम एग्जांपल से आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब देखो यहाँ पर मैंने जो लास्ट पेज पे हमने एग्जाम्पल्स की थी उसको दोबारा से लिखा है। अब देखो फर्स्ट जो रिलेशन है हमारा, फर्स्ट टाइप है वो क्या है, एम्प्टी, नल और वॉइड रिलेशन। अब देखो नेम से ही क्लियर है कि जो रिलेशन एम्प्टी होगा, अगर इसकी डेफिनेशन देखें बुक में तो डेफिनेशन क्या है, इफ़ नो एलिमेंट इन सेट A इज रिलेटेड टू any element in set P
मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर A में से कोई भी एलिमेंट B के किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी, नल और वॉइड। अब देखो ये हम आपके सामने है, A सेट है या B सेट है और R2, और अगर आप R2 को ध्यान से देखो, इसमें A का कोई भी एलिमेंट B के किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है, और आपके सामने है R2 कितना आ रहा है हमारे पास 5। तो R2 अगर 5 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। तो आप लिख भी सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल R2 इज़ एन एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल से क्लियर भी हो गया कि जिस रिलेशन सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी, नल और वॉइड रिलेशन। अब सेकंड जो रिलेशन है वो क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है बुक में, पहले उसको लिखेंगे फिर उसको मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ A is related to each एलिमेंट इन सेट B, मतलब A का हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट के साथ अटैच हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। अब आपके सामने ही है ये जो R1 है, ये जो R1 है हमारा, इसमें देखो A का हर एक एलिमेंट 1 3 के साथ अटैच है, 1 4 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ। सो मतलब A का हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट के साथ अटैच है। और अगर इसको मैं और भी सिंपल कहूँ, R1 इज इक्वल टू A क्रॉस B है। जब भी आपके पास कोई भी रिलेशन A क्रॉस B मतलब कार्टीजियन प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज़ R इज़ इक्वल टू A क्रॉस B। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में कि अगर हमारा रिलेशन A क्रॉस B के इक्वल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैंने बता ही दिया कि R1 इज़ एन यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है जी। अब एक छोटी सी बात आपने को और याद रखनी है, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि बोथ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर आल्सो नोन एज ट्रिवियल। इन दोनों को ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। छोटी सी बात है, आपकी एनसीईआरटी में है तो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर मेनली हम 3 तरह के रिलेशंस की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब इसको इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में रिलेशंस में से क्वेश्चन आएगा तो वो मेनली इसी टॉपिक में से आएगा। और वैसे भी आपकी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेनली इसी टॉपिक के रिगार्डिंग है। अब देखो इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अब देखो इसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूंगा और उसी एक एग्जांपल के बिहाफ पर हम तीनों रिलेशंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को डिस्कस करेंगे। लेट आर बी द रिलेशन इन ए सेट ए। अब ए क्या है हमारा, सपोज कर लो आप 1 2 3। अब इसका क्या मतलब है कि आर कोई रिलेशन है इन सेट ए, दूसरा सेट तो है ही नहीं है। अब इसका मतलब है कि आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। अब आज के बाद आपने याद रखना है, जब भी आपके पास ऐसा कुछ आएगा कि आर कोई रिलेशन है इन ए सेट ए, मतलब वो ए क्रॉस ए की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों सेट सेम है, ए भी यही है बी भी यही है। ठीक है, अब पहले आप ऐसा करो, कार्टीजियन प्रोडक्ट लिख लो। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, ए कितना है हमारा 1 2 3 और दूसरा सेट भी हमारा कितना है 1 2 3। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पेयर बनाने ईजी रहें, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 1 1 2 1 3। सिमिलरली अब 2 की बारी है, 2 1 2 2 2 3। इसमें 3 की बारी है, सो 3 1 3 2 3 3।
अब ये तो बहुत ईजी है, आपको आता भी है। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख ली। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अब ये तो है आपकी बुक में डेफिनेशन। अब इसका हम एक्चुअल में मतलब समझते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, इसको हम क्या रीड करेंगे? ए का रिलेशन ए के साथ, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसको हम क्या रीड करेंगे कि ए का रिलेशन किसके साथ है? देखो मैं लिख भी देता हूँ, इसका क्या मतलब है? ए हैज़ रिलेशन विद बी। आपको रिलेशंस की मतलब की लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। ए कॉमा ए का मतलब क्या, आज के बाद आपको याद रखना है, ए हैज़ रिलेशन विद ए, मतलब ए का रिलेशन खुद से ही, मतलब किसी भी एलिमेंट का रिलेशन अगर खुद से ही होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो ये तो होगी बुक की बात कि आपकी बुक में ये डेफिनेशन गिवन है कि इफ़ ए हैज़ रिलेशन विद ए तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। अब इसको थोड़ा सा इजी वे में एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 4 एग्जांपल्स लिखी हैं, R1, R2, R3 एंड R4। अब देखो आप चेक कर लो, इनमें से कोई भी रिलेशन उठा लो आप, इसका हर एक एलिमेंट इससे मैच होगा। 1 1, 2 2, 3 3, 1 2, मतलब रिलेशन जो है हमारा वो हमेशा या तो इस ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा या उससे छोटा। अब देखो पहले रिलेशन की बात करते हैं। अब इसमें 1 का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है, मतलब 1 का खुद से रिलेशन बन रहा है, 2 का खुद से बन रहा है, इसको हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। और मैं यहाँ पर आपको रीज़न भी लिख दूंगा रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, बिकॉज 3,3 डज नॉट बिलोंग टू R1। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, उसमें हर एक एलिमेंट का डबलेट, इसको हम क्या बोलते हैं? डबलेट, मतलब 1,1, 2,2, 3,3, ये आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं? डबलेट। मतलब हर एक एलिमेंट का खुद से ही पेयर होना चाहिए, मतलब ए का ए के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। और हमारे सेट में 1 भी है, 2 भी है, बट 3 भी है, और 3 का यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा, तो 3,3 इसमें नहीं है, तो इसलिए इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब अगले की बात करते हैं। अब आपके सामने आपको पता है नो, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी आपको पता है। क्यों? क्योंकि 2,2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो आपने हमेशा मेन सेट को ध्यान में रखना है। 1,1 इसका बन रहा है, 2,2 का बन रहा है, 3,3 का बन रहा है। यस, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ए के हर एक एलिमेंट का पेयर बन रहा है खुद के साथ ही। जब भी किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट का खुद से ही पेयर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। अब इसकी बात करते हैं। 1,1, 2,2, 3,3 और 1,2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। यस, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 1,2 भी आ रहा है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमारा काम रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन जस्ट इतनी है कि हर एक एलिमेंट का पेयर बने, जो भी एलिमेंट उसमें सेट में प्रेजेंट है। अब 1 का बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, 3 का बन रहा है। अब इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, चाहे यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 ऑर्डर्ड पेयर्स और भी हों, हमने चेक नहीं करना। हमने जस्ट अपने 3 एलिमेंट्स, हमारे सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, उन 3 ऑर्डर्ड पेयर्स देख लिए, तो दैट मीन्स इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है बुक में? इफ़, प्लीज़ आपने ध्यान देना, यहाँ पर मैंने इफ़ लिखा है, ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b comma a belongs to R where a comma b belongs to A। मतलब A और B कहाँ से आ रहे हैं? A से आ रहे हैं। अब इसका मतलब समझते हैं। अब इसका क्या मतलब है आपको पता है? इसका मतलब है A has relation with B।
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए का रिलेशन क्या है बी के साथ, तो इसका क्या मतलब होगा, बी हैज़ रिलेशन विद ए। मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि अगर ए और बी का रिलेशन है, अगर इफ़ ए और बी का रिलेशन है और अगर उसका उल्टे का भी रिलेशन हो, मतलब अगर ए बी का रिलेशन है तो उसका उल्टा क्या होगा, रिवर्स क्या होगा, बी ए, तो उसका भी रिलेशन अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। वैसे भी सिमेट्रिक वर्ड का क्या मतलब है, जिसमें हर तरफ से सिमेट्री हो, और इसमें क्या होगा कि अगर इसको मैं, अगर ए बी का रिलेशन है और उसको मैं रिवर्स भी कर दूं तो भी उसका रिलेशन बन जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। अब देखो ये क्या है, बुक की डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा सा इजी वे में समझने के लिए हम एग्जांपल्स की हेल्प लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 तरह के रिलेशंस लिखे हैं, R1, R2, R3 एंड R4। अब 1 बाय 1 करके इनको हम डिस्कस करेंगे। अब देखो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब ए बी मतलब कोई भी एलिमेंट है उसमें ऑर्डर पे रहा है, वो रिलेशन सेट में है, और अगर उसका उल्टा भी, अगर मैं इसको इजी वे में कहूँ कि अगर उसका उल्टा भी उसी रिलेशन सेट में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। अब देखो फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं। अब देखो पहले कौन सा एलिमेंट है, 1 1। अब इसका उल्टा क्या होगा, आप बोलोगे सर 1 1 मतलब वो इस सेट में है, ये ठीक है। 1 2, अब 1 2 का उल्टा कितना होगा, 2 1, वो भी इसमें है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम 2 1 की बात करते हैं। अब 2 1 का उल्टा कितना है, 1 2, ये भी R1 में है, तो दैट मीन्स यस इट इज सिमेट्रिक, ठीक है जी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो 1 1, अब 1 1 का उल्टा फिर से कितना होगा, 1 1, वो यहाँ पर है। 2 2 का उल्टा वो भी यहाँ पर है। अब 1 3 का उल्टा कितना है, 3 1, वो यहाँ पर है। और 3 2 का उल्टा कितना होगा, 3 2 का उल्टा कितना होगा, 2 3, वो यहाँ पर है नहीं। तो दैट मीन्स, अब देखो ये सभी बिलोंग कर रहे थे बट ये नहीं है, तो दैट मीन्स नो इट इज नॉट सिमेट्रिक, बिकॉज देखो इसका उल्टा कितना है, 2 3 डज नॉट बिलोंग टू R2, क्योंकि 2 3 R2 को बिलोंग नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो 1 3, अब इसका उल्टा कितना है, 3 1, ये यहाँ पर है नो। दैट मीन्स हम आगे चेक करेंगे ही नहीं कि आगे कोई एलिमेंट सिमेट्रिक बन रहा है या नहीं बन रहा। हमने जस्ट फर्स्ट एलिमेंट चेक किया, उसका उल्टा यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स नो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 3 1 डज नॉट बिलोंग टू R3, क्योंकि इसका उल्टा इसमें रिलेशन में सेट में है ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट की बात करते हैं R4। अब देखो 1 1 का उल्टा 1 1 यहाँ पर है, 2 2 का उल्टा इसमें उल्टा है, 3 3 का उल्टा 3 3, वो भी इसमें है, सो दैट मीन्स यस इट इज़ सिमेट्रिक। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है इसको करवाने का एक ख़ास पर्पज़ है। अगर आपने चारों एग्ज़ाम्पल को ध्यान से देखा हो कि हमेशा जो डबलेट है, इसको हम डबलेट बोलते हैं, मतलब दोनों सेम एलिमेंट, ये हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक। 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1, वो हमेशा यहाँ पर होगा। 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3। तो दैट मीन्स यहाँ से हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि एवरी डबलेट, मतलब A, A, डबलेट हमेशा कैसा होता है, दोनों सेम एलिमेंट, इज़ ऑलवेज सिमेट्रिक। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम लास्ट बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इफ़ A, B बिलोंग्स टू R, मतलब A और B का रिलेशन है, एंड B, C बिलोंग्स टू R, B और C का भी आपस में रिलेशन है, इम्प्लाइज दैट A, C बिलोंग्स टू R। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर इसका क्या मतलब है, A और B का रिलेशन है, और इसका क्या मतलब है, B और C का रिलेशन है, उसका क्या मतलब होगा कि अगर इन दोनों का रिलेशन है तो A और C का भी रिलेशन होगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन है, मतलब A B का रिलेशन है और B C का रिलेशन है, ये कॉमन है। और फिर हम ये प्रूव कर देंगे कि A और C का भी रिलेशन है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव
रिलेशन। अब देखो फिर से वही बात, ये जो डेफिनेशन है ये आपकी बुक में गिवन है, बट इसको ईजी वे में समझने के लिए मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स लिखी हैं जिसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक से थोड़ा सा टफ है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट हमारी एग्जाम्पल की बात करते हैं R1। अब इसमें कौन सा एलिमेंट है 1 1, देखो 1 1, इसको लिखते हैं 1 1। अब देखो ट्रांजिटिव होने के लिए आपको पता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर और चाहिए। अब देखो इससे कौन मैच कर रहा है 1 2, मतलब यहाँ पर ये दोनों सेम होने चाहिए। अब ट्रांजिटिव होने के लिए A और C का रिलेशन चाहिए, मतलब ट्रांजिटिव होने के लिए 1 और 2 का भी रिलेशन चाहिए, और 1 और 2 हमारे सेट में है, तो यहाँ पर ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं 1 2। अब 2 और 2 ये कॉमन है, 2 3 ये कॉमन है। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव होने के लिए हमारे पास 1 3 रिलेशन सेट में होना चाहिए। क्या हमारे रिलेशन सेट में 1 3 है? नो। तो आप क्या बोलोगे? नो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव एज 1 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन सेट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब देखो 1 2, पहला पेयर लेते हैं 1 2। अब देखो 1 2, अब यहाँ पर हमें एक ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जो यहाँ पर कॉमन भी होगा। देखो 2 1 ये इससे मैच कर रहा है, ये दोनों सेम है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए 1 1 हमारे रिलेशन सेट में होना चाहिए, 1 1 हमारे रिलेशन सेट में है। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि ये सेटिस्फाई हो गया है तो ओके है। अगर आप ध्यान से देखो 1 2 2 3 से भी तो मैच कर सकता है। ये मैंने एग्जांपल तभी लिखी है ताकि आपको ये बात मैं समझा सकूं। 1 2 2 1 से मैच हो रहा है और हमारा पेयर भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये ट्रांजिटिव हो रहा है। बट 1 2 2 3 से भी तो पेयर बना सकता है, देखो ये कॉमन है। तो हमारे रिलेशन में फिर से 1 3 होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, और हमारे रिलेशन में 1 3 से है नो। तो आप क्या लिखोगे? नो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। इसलिए मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ ताकि आपको हर केस समझा सकूँ अच्छे से। आप लिख लो एज 1 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू R2, बट 1 3 जो है वो रिलेशन सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर पहला पेयर कौन सा है 1 2। अब ये जो एग्जांपल है ये भी आपको एक पर्टिकुलर बात समझाने के लिए, ठीक है। 1 2 और उसके साथ कौन मैच कर रहा है? 2 3 ये मैच कर रहा है। सो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 रिलेशन सेट में होना चाहिए, और हमारे रिलेशन सेट में 1 3 है, तो मतलब ये पेयर सही है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं 2 3। अब देख लो 1 2 किसी और से मैच भी नहीं कर रहा। अब 2 3 की बात करते हैं। अब देखो 2 3 के साथ क्या कोई भी और पेयर आ रहा है यहाँ पर? मतलब जो इसके साथ, अब देखो हमारे पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके यहाँ पर क्या हो 3। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट यहाँ पर 3 किसी के भी नहीं है, ठीक है। और सो इससे कोई भी मैच नहीं कर रहा। अब 1 3 की बात करते हैं। 1 3 के साथ कोई मैच कर रहा है, यहाँ पर यानी 3 होना चाहिए। ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसके फर्स्ट में क्या हो 3? नो। तो दैट मीन्स हम इनकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांजिटिव होने की क्या कंडीशन है कि एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया, उसके साथ एक कॉमन, मतलब जिसमें बी और बी में 2 पॉइंट जो हैं कॉमन हो, तभी हम थर्ड की बात करेंगे। और अगर थर्ड रिलेशन सेट में होगा तो वो ट्रांजिटिव होगा, और अगर थर्ड रिलेशन सेट में नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और अगर हमें ये पेयर ही नहीं मिलेगा, जैसे हमें 2 3 के लिए पेयर ही नहीं मिल रहा, तो इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। 1 3 के लिए हमें पेयर ही नहीं मिल रहा, तो इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। सो जस्ट हमारी एक कंडीशन से ही जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो गया, तो आप बोलोगे यस इट इज़ ट्रांजिटिव। अब देखो इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने, मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपने हमेशा, अगर इसके साथ पेयर बन रहा है तो हम थर्ड की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर पेयर बन रहा था 2 और 2 का, ठीक है, 1 2 2 3, और हमने थर्ड चेक किया। अगर इसके साथ कोई पेयर ही नहीं बनेगा तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। इसके साथ कोई पेयर नहीं बन रहा तो इसको हम चेक ही नहीं करेंगे, मतलब उसको हम सीधा बोल सकते हैं कि वो क्या है, ट्रांजिटिव। अब लास्ट की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर कौन सा है 1 1। अब देखो 1 1 के साथ कौन मैच होगा? 1 1
मतलब ये कॉमन है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1,1 का रिलेशन होना चाहिए, तो 1,1 है। सिमिलरली 2,2 इसके साथ पेयर बनेगा 2,2 का, तो 2,2 भी हमारे रिलेशन सेट में आ जाएगा। सिमिलरली 3,3 अब इसके साथ कौन पेयर बनाएगा 3,3, सो ट्रांजिटिव होने के लिए 3,3 का भी पेयर बन जाएगा। मतलब ये क्या है, यस इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से हमने एक बात नोट की कि एवरी डबलेट मतलब जिसमें दोनों एलिमेंट्स क्या हों ऑर्डर्ड पेयर में सेम, इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। अब पहले हमने सीखा था कि एवरी डबलेट इज सिमेट्रिक, अब इसमें हमने सीखा कि एवरी डबलेट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो एक रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जो क्वेश्चन आएगा मेनली एग्जाम में वो यही आएगा कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब उसमें हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा, उसके बाद आपको सिमेट्रिक प्रूव करना होगा और लास्ट में ट्रांजिटिव। और जो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस को बड़े ही इजी वे में एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनको क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ साथ मैं आपको एक मेथड या ट्रिक बताऊंगा जिसकी आप हेल्प से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के क्वेश्चंस को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। और उसके साथ साथ आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लासेस। अब ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा।